सभी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। डे 2 है, यहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें जो आपको टॉपिक है नवीन राज राउत है और ब्रिटिश औपनिवेशिक के बारे में है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इधर आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है और इधर आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। अगर ये सेट लगाते हैं तो आपका पीटी जो है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका डे वाइज पे कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, रंग हम चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोदी स्क्रिप्ट का प्रयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में किया गया था? मराठा, वेडयार, चिमुड़ी, होयसल। किसके द्वारा किया गया था मोदी स्क्रिप्ट का प्रयोग? क्या होगा पहला क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा राइट आंसर? तो पहले की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ए मराठा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ इसका डिटेलिंग दिया हुआ है, मराठा होगा राइट आंसर। मराठों के दस्तावेजों में मोदी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल राजस्व और प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अष्टप्रधान किस शासक के प्रशासन की सहायता कर रहे थे? अष्टप्रधान जो थे बाबर के, कृष्णदेव राय के, औरंगजेब के, शिवाजी के। अष्टप्रधान जो थे वो किस शासक के प्रशासन की सहायता कर रहे थे? राइट आंसर क्या लगाएंगे? शिवाजी। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए राइट आंसर है अष्टप्रधान मराठा प्रशासनिक शिवाजी द्वारा गठित 8 मंत्रियों परिषद की कुछ महत्वपूर्ण पद थे। पेशवा, आत्मी तथा मंसूर, सचिव, सुनवीर, सुमंत, दबीर। टोटल कितने थे? 8 थे। ये कौन थे? ये तेलुगु के कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेश मामले की देखभाल करता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। कहा जा रहा है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखभाल करता था। राइट आंसर क्या लाएंगे? सुमंत। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर सुमंत है। पेशवा के लिए मंत्री का प्रधान प्रशासन के राजाओं के बाद इसका सबसे ज्यादा महत्व था। इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की जाती थी। पेशवा का आत्मे की बात करें तो आत्मे वित्त मंत्री था। वह राजस्व संबंधी मुद्दे पर प्रति उत्तरदायी मंत्री जो था वो राजा के दैनिक कार्य का ब्यौरा रखता था। इसे वाक्यानिवीश भी कहते थे। सचिव राजा के पत्र, व्यापार और शाही मोहर जैसे दफ्तरी काम करता था। सुमंत जो था वो विदेश मंत्री था। सेनापति था वो सैनिक का प्रधान था। पंडित राव था दान का अध्यक्ष। न्यायाधीश था कानून मामले का निर्णायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पे आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? कहा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पे आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन में पहला है, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपनी व्यवसाय तैमूर शाह निकाले जाने की बदला लेना चाहता था। दूसरा, जलासंध के निराश गवर्नर अदीना बेग खान के उन्हें पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इसी में वह चहार महल मतलब गुजरात, औरंगाबाद और सिलाकोट और असुर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए मुगल प्रशासन को दंडित करना चाहते थे। चौथे में वह दिल्ली के सीमा तक पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को अपने राज्य में मिलाना चाहता था। क्या कारण था ये आपको बताना है आपको। राइट आंसर अहमद शाह अब्दाली का जो था उसका कारण था कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को निकाले जाने का बदला लेना चाहता था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो तत्कालीन कारण अहमद शाह अब्दाली को मराठा से बदला लेने की इच्छा थी, क्योंकि उन्हें लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। मराठों का नेतृत्व शाह शिवराव भाऊ ने किया। मराठा की बुरी तरह हार हुई। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में उनके शासन के कालक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। आपको इसमें मिलाना है। क्या होगा? 4 3 2 1
1 2 3 4, 3 1 2 4 या 2 1 3 4। तो क्या होगा राइट आंसर? एक मिनट। राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका बालाजी विश्वनाथ, फिर आपका होगा बाजीराव, फिर आपका होगा बालाजी बाजीराव, फिर आपका होगा माधव राव। तो राइट आंसर में क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। देखिए, बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल की अगर हम बात करें 1713-1720 तक का। शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े बेटे बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया, जिनका कार्यकाल 1720 से 1740 था। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 थे। 1761 से माधव राव थे 1772 तक। बाजीराव प्रथम सबसे सफल पेशवाओं में से एक थे और उन्हें भोपाल के पास निजामुल मुल्क को हराने के बाद दोहरा सराय की संधि की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, छत्रपति शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालांतरित समय के क्रम में व्यवस्थित करो। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर दें। पहला है चाकन के किले का विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगल का समर्थन संघर्ष, सूरत पे हमला। क्या होगा? 1 2 3, 1 3 2 4, 1 2 3 4, 2 4 3 1, 2 3 1 4। क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ए हो जाएगा आपका, पहला हुआ था चाकन के पर विजय, फिर हुआ था आपका मुगल के साथ संघर्ष की शुरुआत, फिर हुआ था अफजल खां पर प्रकरण और फिर हुआ था सूरत पे हमला। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। अब ये देख लीजिए इसका कब हुआ था। अफजल खां पर प्रकरण हुआ था 1659 में, मुगल संघर्ष पे हुआ था 1657 में, चाकन के किले पे हुआ था 1648 में, सूरत के आक्रमण हुआ था 1664 में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 शिवाजी के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पे विचार करें। 1627 में शिवानेरी किले में जन्मे शिवाजी को 1637 में अपने पिता से पूना की जागीरी विरासत में मिली। अफजल खां को आदिल शाह बीजापुर के शासक ने शिवाजी को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। अफजल खां को 1669 में शिवाजी ने मार दिया था। कौन सा कथन आपका सही है? केवल 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 या केवल 1? इसमें कौन सा कथन आपका सही है ये बताना शिवाजी के बारे में। इसमें कहा गया कि 1627 में शिवनेरी किले में जन्मे, ये आपका सही है। शिवाजी ने 1637 में अपने पिता से पूना की जागीर विरासत में मिली, ये भी सही है। उसके बाद अफजल खां को आदिल शाह बीजापुर के शासक के शिवाजी को दंडित करने के लिए नियुक्त किया, ये सही है। यहाँ है कि अफजल खां को 1669 में शिवाजी ने मार डाला, ये आपका गलत है। राइट आंसर सी लगाएंगे, 1 2 3। क्योंकि 1659 में शिवाजी ने मारा था, न कि 1669 में। ठीक है, यहाँ 1659 में मारा था। ठीक है। शिवाजी के पिता माता धार्मिक गुरु करम साहजी भोसले जीजाबाई रामदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिवाजी और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को बढ़ती ताकत को दबाने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को नियुक्त किया। जय सिंह पोरबंदर किले की शिवाजी को घेरने में सफल रहा। परिणाम स्वरूप 1655 में पोरबंदर की शहरी पर हस्ताक्षर हुए। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 3, 1 2 3 या केवल 2? इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत आपका ये बताना है राइट आंसर। तो केवल 3, परिणाम स्वरूप 1675 में पोरबंदर की संधि पे हस्ताक्षर हुए, केवल 3। तो चलिए देखते हैं। कथन 1 और 2 सही है। पोरबंदर की संधि में 1665 में हुई थी। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपका पोरबंदर की शैली 1675 में हुई, ये कब हुई? 1665 में हुई, इसलिए ये कथन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1674 में शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ और उन्हें किसकी उपाधि धारण की थी? प्रतिनिधि की, शाहू की, हैदर की या सम्राट की? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9
तो सी हो जाएगा हैंडम धर्मोदारक थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ उन्होंने हिंदू के रक्षक की उपाधि धारी। इसका मतलब था हिंदू के धर्म रक्षक। शिवाजी ने अपने क्षेत्र में अपने शासन के विभाजित कर दिया। स्वराज, राज, प्रांत, प्रागण, ग्राम इतने भाग में विभाजित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिवाजी का अधिकांश प्रशासनिक सुधार मलिक अंबर अहमदनगर से सुधार पर आधारित थे। भूमि राजस्व के आकलन माप का आधारित मलिक अंबर की कांटे को माप की इकाई के रूप में अपनाया। भूमि राजस्व सकल उपज 1/3 शुरू में तय किया गया तथा लेकिन बाद में सुधारने के बाद इसे सकल उत्पाद 2.5 हिस्सा तक बढ़ा दिया गया। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, 3, 1, 3। कौन सा कथन आपका सही है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा 1, 2, 3। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मराठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथ भूमि राजस्व 1/4 हिस्सा था जो मराठों तक अब तक दिया जाता था उन्हें, क्योंकि यह मराठा छपो अधीन नहीं था। सर देशमुखी महाराष्ट्र की उन भूमि पर 1/10 हिस्सा था जो अतिरिक्त कर था, जिन पर मराठों के वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। कौन सा आपका गलत है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आपका ए और 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो यहाँ पर कौन गलत है? तो न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिवाजी के बाद मराठा राज्य का निम्नलिखित शासक विचार करें। संभाजी, राजाराम, ताराबाई, शाहू। उनके शासन काल में सही क्रमाक्रम लिखना है। कौन था आपका? हो जाएगा संभाजी, राजाराम, ताराबाई, शाहू। राइट आंसर ए हो जाएगा। संभाजी की 1680 से 89, राजाराम 1689 1700, 1700 से 1707, ताराबाई, शाहू जो हो जाएगा 1707 से 1749। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से समित कर नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इधर है आपका मराठा में, इधर उसका क्षेत्र है। ठीक है, आपको मिलाना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13। तो होलकर हो जाएगा आपका इंदौर का, पवार हो जाएगा धार का, क्या है, गाय कबाड़ हो जाएगा बड़ौदा का, भोसले हो जाएगा नागपुर का। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। यहाँ आपका मिला हुआ है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एग्लो मराठा युद्ध के संबंध में निम्नलिखित युग में विचार कीजिए और नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर आपका युद्ध है, इधर आपका सीमा है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा, कितने युग्म सही है? केवल 1, केवल 2, सभी तीनों, कोई सही नहीं है। पूछा गया कि इसमें से कितना सही है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं प्रथम एंग्लो मराठा तो 1775 से 82 में हुआ था, द्वितीय हुआ था 1803 से 6 में और तृतीय हुआ 1817 से 18 में। तो क्या है? सभी तीनों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में। टीपू सुल्तान जैसे सुल्तान मैसूर तो ये आपका हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हैदर अली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हैदर अली ने अपना कार्य मैसूर राज्य की सेवा एवं सैनिक के रूप में शुरू किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद कर डिगुल का एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। हैदर अली प्रथम एंग्लो मैसूर 1766 से 69 में विजय हुआ।
कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3, 1 2 3। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का तो आपका जो है वो तीनों सही हो जाएगा, राइट आंसर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? वॉरेन हेस्टिंग ने फ्रांसीसी बंदरगाह माए पर हमला किया और हैदर अली के क्षेत्र में था। हैदर अली ने निजाम की मराठा के साथ एक संयुक्त मोर्चा नेतृत्व किया और का कब्जा कर लिया। 1781 में हैदर अली ने पोर्टो नोर्वो आयरकुट को हराया। 10वीं में कह रहा है हैदर अली की मृत्यु दूसरे एंग्लो मैसूर के युद्ध में हुई। कौन सा आपका कथन सही है? क्या है कथन गलत है? सॉरी पूछा है। तो कहा गया कि 1781 में हैदर अली ने पोर्टो नोर्वो को आयरकुट को हराया। ये आपका गलत है, ठीक है। ये जो क्यों गलत है? तो ये जो है 1781 में आया था, ठीक है। क्या किया था 1781 में? और सवाल में क्या कह रहा है कि 1781 में आयरकुट को हराया। इसमें है कि गलत है क्योंकि 1781 हैदर अली को पोर्टो नोर्वो ने आयरकुट हराया था। हैदर अली ने नहीं हराया था, हैदर अली को हराया। यहाँ आपका 18 सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। इधर एग्लो मैसूर है, इधर संधि है, ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए हम मिलाते हैं, 1 मिनट हम मिलाते हैं, ठीक है। तो प्रथम हो जाएगा आपका मद्रास की संधि और द्वितीय हो जाएगा आपका मंगलौर की संधि, तृतीय होगा श्रीरंगपट्टनम संधि। राइट आंसर क्या करेंगे? बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1782 में हैदर अली के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली। टीपू सुल्तान ने 1784 तक दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध जारी रखा। 1790 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें दूसरा एंग्लो मैसूर समाप्त हो गया। कौन सा कथन गलत है? केवल 1, केवल 2, 2 3, 2 या केवल 3? इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? तो कथन जो 3 में कह रहा है कि 1790 में मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर जिसमें दूसरा मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केवल 3। क्योंकि मंगलौर की संधि 1784 में हस्ताक्षर हुए थे, यहाँ कहा गया 1790 में। क्वेश्चन नंबर 20 है एंग्लो मैसूर युद्ध उसके समय संबंध निम्नलिखित में विचार करें, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कितना आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से 69 में, द्वितीय हुआ था 1780 से 84 में, तृतीय हुआ था 1790 से 92, चतुर्थ हुआ था 1799 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी चारों जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि परिमाण संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? पहला है टीपू के 2 बेटे को अंग्रेज ने बंधक बना लिया। दूसरे में टीपू सुल्तान के 2 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना भी लगाया गया। मैसूर में लगभग आधे क्षेत्र का निजाम मराठा और अंग्रेज पर कब्जा कर लिया। युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा हिस्सा तुरंत बाकी किश्तों में चुकाना था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिमाण के संबंध कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो है ना टीपू सुल्तान के 2 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया, ये गलत है। बाकी ये सही है। तो पूछा गया कौन गलत है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है टीपू सुल्तान के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चौथे एंग्लो मैसूर अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया। फतुल मुजाहिदीन टीपू सुल्तान द्वारा लिखित एक सैन्य मैनुअल है। उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी का अग्रिम रूप से श्रेय दिया जाता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 22 का अगर बात करें हम
कौन सा कथन आपका सही है? तो चौथे एंग्लो मैसूर में अच्छा वो मारा गया, ये आपका सही है, पहला तो आपका सही है। और दूसरे में कहा गया कि उन्हें भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रणी रूप में श्रेय दिया जाता है। ए और 3 सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, मराठा के पतन के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में निम्नलिखित में विचार करें। मराठा की दोषपूर्ण क्रांति या ढीला राजनीतिक ढांचा, निम्न सोने प्रणाली। कौन सा कथन सही है? केवल एक दो तीन, केवल एक या 2 3, कौन सा कथन आपका सही है? तो क्या हो जाएगा? बी 1 2 3। क्या हो जाएगा आपका? बी ए ऑल जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस कंपनी की मदद से हैदर अली ने डिगबुल अब तमिलनाडु में हथियार फैक्ट्री स्थापित की? ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच कंपनी, पुर्तगाल कंपनी, डेनिश कंपनी। किस कंपनी के सहयोग से? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 होगा बी आपका होगा फ्रेंच कंपनी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस संधि के तहत रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिले में राजस्व के एक हिस्से के साथ सॉलेस्ट और बेसिंग के क्षेत्र पे अंग्रेज को सौंप दिया? पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, वडगांव की संधि, सालाभाई की संधि। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये था सूरत की संधि, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, याद रखना है कब हुई थी? 1775 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पर मिलान करना। इधर आपका सूची में नीति और इधर राज्यपाल है। ठीक है, रिंग फेंच नीति, रिंग फेंच नीति जो किया था किस राज्यपाल? वॉरेन हेस्टिंग। सहायक संधि, सहायक संधि किसने किया था? बेले जली। इसके बाद है व्यापक का सिद्धांत, डलहौजी। मास्टरी नियुक्ति की नीति, जॉन लॉरेंस। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, नहीं समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, रिंग फेंच नीति के संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत का चयन करना है? इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। इसके बाद यह अफगान आक्रमणकारी और मराठा की सुरक्षा के लिए पड़ोसियों की सीमाओं पर रक्षा की नीति थी। रिंग फेंच प्रणाली के अंतर्गत लाए गए राज्य में बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता आश्वासन दिया गया, लेकिन कंपनी की खर्च पर था। बेले जली ने सहायक संधि नीति रिंग फेंच प्रणाली पर विस्तार की। कौन सा आपका गलत है ये आपको बताना है। तो कहा गया कि रिंग फेंच प्रणाली के अंतर्गत लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य सहायता का आश्वासन, लेकिन कंपनी का खर्च पर। तो ये आपका गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले निम्नलिखित भारतीय शासक में कालन को व्यवस्थित करना। सहायक संधि जो किया गया तो पहले किया था मैसूर, फिर आपका तंजौर, फिर आपका अवध, फिर आपका पेशवा और तब हुआ था भरतपुर। राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। फिर से देख लीजिए, पहला मैसूर था, फिर तंजौर था, फिर अवध था, फिर पेशवा था, तब भरतपुर था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, गर्भिट रिजर्व में एक नई विदेश नीति जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा बनाना और प्रभाव क्षेत्र की सुरक्षा करना था, किसके द्वारा नियुक्त की गई थी? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेजली, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड रिपन। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, गर्भित रिजर्व की एक नई विदेश नीति जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा बनाए और प्रभाव क्षेत्र की सुरक्षा करना, तो किसका ये था आपको बताना है। राइट आंसर किसका था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए हो जाएगा लॉर्ड लिटन। देखिए, बेंजामिन डिसराएली 1774-80 के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार की एक उम्मीदवार लिटन ने 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने गर्भित रिजर्व की एक
नई विदेश नीति शुरू की। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमा स्थापित करना और प्रभाव क्षेत्र की सुरक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में आधुनिक के विकास के संबंध में कथन पर ज्ञात करना। पहली सूती कपड़ा मिल 1855 में बम्बई में कापसीजी नाना भाई द्वारा स्थापित की गई और पहली जूट मिल 1853 में शिरा बंगाल में स्थापित की गई। अधिकांश आधुनिक के उद्योग विदेशी स्वामित्व वाले और भारतीय प्रबंध एजेंसी द्वारा निर्मित थे। 20वीं शताब्दी में सूती वस्त्र जूट उद्योग तथा 19वीं शताब्दी में चीनी सीमेंट आदि उद्योग भारतीय में बनकर उभरे। भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करने पड़ा। ऋण संबंधी समस्या को कौन सा आपका सही है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, भारत में आधुनिक उद्योग के विकास के कौन से व्यवधान, ये है भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग को कई प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। ऋण संबंधी समस्याएं, टैरिफ, संरक्षण, असमान। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे, डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक निम्नलिखित आर्थिक विश्लेषकों से किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, सी अब्राहम अय्यर, पुविश चंद्र रे, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, क्या है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रमेश चंद्र दत्त। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई थी? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आलोचक या आर्थिक विश्लेषक नहीं है? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रन अय्यर, महादेव गोविंद रनाडे, सुभाष चंद्र बोस। इसमें से कौन नहीं है? निम्नलिखित में कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था आलोचक या आर्थिक विश्लेषक नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रन अय्यर और महादेव गोविंद रनाडे तो हैं, पर सुभाष चंद्र बोस नहीं है। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रश्न है, भारतीय कवि कहते हैं कि राजा द्वारा लगाए गए सूर्य द्वारा सूखी गई नमी को सामान्य, जिसे वर्ष के रूप में धरती के वापस भेजता है, लेकिन भारतीय मिट्टी को उठाई नहीं नमी तभी भारत नहीं बल्कि अन्य देश को उर्वर वर्षा के रूप में। उपयुक्त क्वेश्चन निम्न में किस व्यक्ति द्वारा कहा गया? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, सच्चिदानंद सिन्हा, डब्ल्यू बेंटिंक। किसके द्वारा कहा गया ये बात? किसके द्वारा ये बात कही गई है कि भारतीय कवि कहते हैं कि राजा द्वारा लगाया गया कर सूर्य द्वारा सोखी गई नमी के समान है, जिसे वर्ष के रूप में धरती पर वापस भेजा जाता है, लेकिन भारतीय मिट्टी से उगाई नमी अब भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों के उर्वर वर्षा से गिरती है। निम्न में किसके द्वारा ये बात कही है? तो आर.सी. दत्त। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में सही युग्म की सुनिश्चित। कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग्स, संस्कृत, वेलेजली, फोर्ट विलियम कॉर्न, जोरनाट डक्कन। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल तीन या एक तीन? कौन आपका सही है? तो केवल एक। तो देखिए आगे बढ़ के कौन सा आपका सही है। मुस्लिम कानून संबंधित विषय के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मदरसा की स्थापना की गई। इसके द्वारा 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ये बात तो आपका सही है, 1781 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब दूसरे में है, दूसरे देख लेते हैं। और हिंदू कानून दर्शाने अध्ययन की 1791 में बनारस में जोरनाट डंकन के द्वारा संस्कृत की गई। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेजली के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये दोनों आपका गलत है, ये ऊपर नीचे कर दिया गया। संस्कृत कॉलेज की जो है वो जोरनाट डंकन के द्वारा किया गया था 1791 में, और 1800 में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली। ठीक है, तो सिर्फ आपका एक सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वुड डिस्पैच 1854 के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किस पे करना है? वुड डिस्पैच पर। चलिए करते हैं। तो है, इसमें भारत सरकार ने आम जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा, जिसे
डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का खंड हो गया। इसने स्कूल स्तर पर शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी तथा उच्च शिक्षा की स्थानीय भाषा की सिफारिश की। इसमें महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षक पर जोर दिया गया। कौन सा कथन आपका गलत है? केवल 1, 2, 3, केवल 1, 1, 3 या केवल 2, 4? कौन सा आपका गलत है? तो 1 और 3 आपका गलत है। सॉरी, क्या है यहाँ ऑप्शन में थोड़ा हेरफेर हो गया। ठीक है, 1854 में बुद्ध ने एक शिक्षा प्रणाली के तैयार किया गया। इसमें भारत सरकार को जनता के लिए जिम्मेदार था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर। क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। इसका जो है ना, इसका क्या बोलते हैं, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। इसका बोला है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा, यहाँ भी सही था। ठीक है, ये आपका गलत था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में किस अधिनियम आयोग द्वारा उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय के सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मंजूर किए जाने थे? अंतर शिक्षा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सेंडर विश्वविद्यालय, आटोम समिति। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। 5 लाख रुपए मंजूर किए जाने थे। हंटर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सेंडर विश्वविद्यालय आयोग, आटोम समिति। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 36 का क्या लगाइएगा? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 द्वारा उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय के सुधार के लिए 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए मंजूर किए जाने थे। इसके नेतृत्व की बात करें तो थॉमस रैले ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित ब्रिटिश शिक्षा आयोग को कालम क्रम आपको व्यवस्थित करना है। इनमें से ब्रिटिश शिक्षा आयोग को राधा कृष्ण आयोग, साजेट शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, ब्रिटेन शिक्षा आयोग और सैंडर्स विश्वविद्यालय आयोग। आपको यहाँ मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा। पहले अगर हम बात करें तो हंटर शिक्षा आयोग होगा, फिर आपका हो जाएगा सैंडर्स विश्वविद्यालय आयोग, फिर आपका हो जाएगा हॉटिंग समिति, फिर आपका होगा साजिद शिक्षा योजना, और तब आपका होगा राधा कृष्ण आयोग। राइट आंसर ए लगाएंगे। देखिए, हंटर शिक्षा आयोग जो आया था वो 1882 में, सैंडर विश्वविद्यालय आयोग 1719 में, हार्टिंग समिति 1929 में, साजिद शिक्षा योजना 1944 में, राधा कृष्ण आयोग 1948 से 1949 में। क्वेश्चन नंबर 38 है। वर्धा बेसिक शिक्षा योजना 1937 का प्रस्ताव निम्नलिखित में किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? वर्धा बेसिक शिक्षा योजना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाकिर हुसैन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर? 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डी आपका राइट होगा। कांग्रेस के अक्टूबर 1937 में वर्धा में शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। वहां पारित प्रस्तावों के आलोक में जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी शिक्षा के लिए एक विस्तृत राष्ट्रीय योजना की तैयार की। इस योजना के पीछे मुख्य सिद्धांत गतिविधि माध्यम का सीखना था। यह साप्ताहिक हरिजन में प्रकाशित लेखक का एक श्रृंखला के गांधी के विचारों पर आधारित था। गांधी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा के शिक्षक लोगों और आम जनता के बीच घाई पैदा कर देती है और शिक्षित अभिजात वर्ग को भी अप्रभावित बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम स्वीकार्य आयु धीरे धीरे 1859 से घटकर वर्ष 2019 कर दी गई। कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम जो था ना आयु 1859 में ये घटाकर वर्ष, अब बताना है कब आपको 19 वर्ष कर गई। 1861 में, 1872 में, 1878 में, 1850 में। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो 1878 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
सिविल सेवा परीक्षा का अधिकतम स्वीकार आयु धीरे धीरे जो आपका 22 1860 से 21 1866 तथा 19 कर दी गई थी। ठीक है, पहले जो था ये भी जानते 23 था 1859 में, 22 हुआ 1860 में, 21 जो हुआ 1866 में, और उसका 19 जो हो गया आपका वो 1878 में। ये सब बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किस समिति ने भारतीय सिविल सेवाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश की थी? एशियन समिति, मोडकोट समिति, ली आयोग समिति, भारत सरकार, अधिनियम 1935। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 तो हो जाएगा एशियन समिति, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, डफरिन द्वारा गठित लोक सेवा पे एशियन समिति 1886 में अनुबंधित और अनुबंधित शब्दों को हटाने में सिविल सेवा इंडियन सिविल सर्विस, इंग्लैंड में परीक्षा, प्रांतीय सिविल सेवा भारत में परीक्षा और अधीनस्थ सिविल सेवा भारत में परीक्षा के वर्गीकृत करने की तथा आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश की, इसके डफरिन के गठित द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने एसपी के कार्यकाल को समाप्त कर दिया और कलेक्टर मजिस्ट्रेट के पुलिस के बल को प्रमुख नियुक्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड लिटन। किसके आपको बताना है 41 में, निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने एसपी कार्य को समाप्त कर कलेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस बल पर नियुक्त किया? कौन का कार्यकाल था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 ये लॉर्ड बेंटिंग हो जाएंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंटिंग ने गवर्नर जनरल 1825 से 35 में एसपी के पद को समाप्त कर दिया। अब कलेक्टर मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल पर नियुक्त करना था और प्रत्येक डिवीजन में कमिश्नरों को एसपी के रूप में कार्य करता था। इस व्यवस्था से परिणाम स्वरूप पुलिस बल में बुरी तरह से संगठित हो गया, जिससे कलेक्टर मजिस्ट्रेट पर भारी बोझ पड़ गया। तो ये किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष पुलिस आयोग ने प्रांतों में सीआईडी आपराधिक जांच विभाग और केंद्र में केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की? 1878, 1902, 1885, 1905। क्या होगा 42 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा बी 1902। 43 न्यायपालिका निम्नलिखित में कौन सा सुधार वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था? पहला, सिविल विवादों पर निपटाने के लिए जिले में जिला दीवान अदालत स्थापित की गई। जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और पटना के सर्किट अदालतें की स्थापित की गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। केवल 3, 1, 2, 3, 1, 3। क्या होगा राइट आंसर 43 का? 43 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 43 का हो जाएगा आपका 1 और 3। सिविल विवादों पर निपटाने के लिए जिला शिक्षा दीवान अदालत स्थापित करना, कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। राइट आंसर डी लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पे क्या है? तो 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना और सही रूप से जवाब देना। आपका इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करने की, थोड़ा जूम करेंगे तो सिविल प्रक्रिया संहिता ये आपका हुआ था 1859 में। भारतीय दंड संहिता हुआ था आपका 1860 में। दंड प्रक्रिया संहिता हुआ था 1861 में। राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? 2, 3, 1। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1859, भारतीय दंड आपका 7। तो ये आपका, हालांकि नए भारतीय कानून द्वारा उपयुक्त कानून को समाप्त कर दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के, किसानों के, श्रमिक के, व्यापारी के। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था ये आपको बताना है। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ए हो जाएगा आपका जमींदारों के साथ। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त 1793 में, जिसे बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच भूमि से उगाने वाले राज्य तय करने के लिए एक समझौता था।
इसे इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बाशिदारी आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसे जमींदारों को भूमि मालिक के रूप में मानता थी। इसे जमींदारों को वंशावृत अधिकारी को वैध उत्तराधिकारी में मानता थी। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? एम राय, जयप्रकाश नारायण, रायमौली, दादा भाई नौरोजी। 46 का क्या होगा? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इन्हें औपनिवेशिक शासन के माध्यम से भारत के इंग्लैंड के धन निकासन और ध्यान केंद्रित किया। ड्रेन थ्योरी नौरोजी के जिम्मेदार ठहराए जाने वाले कारणों में से एक भारत के राष्ट्रीय शुद्ध लाभ अनुमान लगाने का निर्णय था। दादा भाई नौरोजी ने कुछ ऐसे कारक बताए जो बाहरी धन निकासन का कारण बन गए थे भारत में बाहरी शासन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 है। 47 में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इधर आपका नीति है, इधर आपका वर्ष है। ठीक है, तो एक मिनट। अधीनता की स्थिति में समानता 1740 से 1765। रिंग फेंस की नीति 1765 से 1813। अधीनस्थ अलगाव की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की स्थिति 1857 से 1935। सामान्य संघ की स्थिति 1935 से 1947। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 3 4 5 1 4 5 या 1 2 3 4 5। ये आपका हो जाएगा, आपका जो है पांचों आपका सही है। तो राइट आंसर हम भी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान का राजस्व यंत्र हासिल कर दिया। 1757 में, 1764 में, 1765 में, 1857 में। 48 का क्या होगा राइट आंसर? 48 का क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी या राजस्व नियंत्रण हासिल कर दिया 1765 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्वातिन और अधिकार वंशागुणित हस्ताक्षरीय बना दिया गया। जमींदारों की अपनी राजस्व राशि निर्धारित तिथि पर चुकानी होती थी, भले ही किसी कारणवश फसल खराब हो गई तो, अथवा उसकी जिम्मे बेचने की जाती थी। कौन सा कथन गलत है? केवल एक, केवल दो, ये 2 3 उपयुक्त से कोई नहीं। कहा गया है कि अस्थायी बंदोबस्त के बारे में ये जो कथन दिया गया 1 2 3, इनमें कौन सा गलत है? तो ये जो तीनों है ना वो बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या लगाएंगे? उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 है। अस्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व नीति का मसौदा किसने तैयार किया था? कॉर्नवालिस, जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर? अस्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व नीति का मसौदा किसने तैयार किया था? जॉन शोर। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। रैयत बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कृषक को भूमि में अपने हिस्से का स्वामी माना जाता था, बशर्ते उसे भू राजस्व का भुगतान करना होता था। इसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी हिस्से में लागू किया गया था। रैयत प्रणाली के तहत बंदोबस्त की अस्थायी नहीं माना गया। इसे 20 से 30 वर्ष बाद समय समय पर संशोधित किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3, केवल 2 3, केवल 1 3 4 या फिर 1 2 3 4। कहा गया रैयत बंदोबस्त के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 1 2 3 4, ये आपका सभी सही है। राइट आंसर हम डी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है। आप एक मिनट। 52 है। किसने कहा था भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था हमेशा से प्रचलित रही? बेंटिंग ने, जॉन शोर ने, मुनरो ने, कॉर्नवालिस ने। किसके द्वारा ये बात कही गई थी? हेक्टर मुनरो के द्वारा ये बात कही गई थी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी जो मुनरो और रीड ने 1820 में मद्रास और बॉम्बे क्षेत्र में लागू किया था। याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछा जाता है कि कब लागू हुआ था, तो 1820 में, और किस क्षेत्र में? तो मद्रास और बॉम्बे में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या पूछ रहा है? 53 में पूछा है गंगा घाटी उत्तर पश्चिम प्रांत मध्य भारत के कुछ हिस्से में पंजाब से शुरू की गई जमींदार प्रथा संशोधित प्रचलन के नाम जाना जाता है। मालवाड़ी प्राणी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, शुद्ध अस्त। कहा गया है कि गंगा घाटी उत्तर पश्चिम प्रांत के मध्य भारत के कुछ हिस्से पे पंजाब में शुरू की गई जमींदारी प्रथा संशोधित किस नाम से जाना जाता है? ए हो जाएगा मालवाड़ी प्राणी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? 44। क्वेश्चन नंबर 44 है मालवाड़ी प्राणी में भू राजस्व ... नियत थी, समय समय पर संशोधित थी, वैज्ञानिक माप पर आधारित थी, अस्थायी बंदोबस्त समान थी। क्या था राइट आंसर? मालवाड़ी प्राणी जो भू राजस्व का समय समय पर संशोधित था, दिया राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 किसने एक दारोगा जो एक भारतीय था जो नेतृत्व या मंडल या थाने का प्रणाली था? आर कोलाइव, डब्ल्यू हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कर्जन। 55 का क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 54 एक दिन शुरुआत ... में की गई जब चार्टर अधिनियम द्वारा भारतीय प्रोत्साहित करने के और देश में आधुनिक विज्ञान ज्ञान बढ़ाने हेतु सिद्धांत शामिल है। 1781, 1791, 1801, 1813। क्या होगा राइट आंसर? बी हो जाएगा आपका 1813। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्टी 57 मुगल सम्राट के पतन के पश्चात नवीन राज्यों को एक संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्तर अधिकार वाले राज हो जाएगा आपका अवध। सशंत राज की बात करें तो आपका हो जाएगा मैसूर। अभिन्न राज का हो जाएगा मराठा। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। फिर आपको याद कर लीजिए उत्तर अधिकार वाले राज हो जाएंगे आपका, एक मिनट हो जाइए, अवध। सशंत राज आपका हो जाएगा मैसूर और अभिन्न हो जाएगा मराठा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है मुगल पतन के पश्चात नवीन राज्यों का उदय के कारणों निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है? जमींदारी संकट, जमींदारों में निष्ठा में परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्तियों की राजनीतिक मंशा, केवल 1-3, केवल 2-3, केवल 3, 1-2-3। क्या होगा 58 का राइट आंसर? 58 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 58 का बता दीजिए राइट आंसर। 58 में कह रहा है कि मुगल पतन के पश्चात नवीन राज्यों का उदय का कारण जागीरदारी संकट, जमींदारी में निष्ठा परिवर्तन, क्षेत्रीय। तो तीनों हो जाएगा आपका राइट आंसर, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 59 है सूची ए है संस्थापक और सूची 2 में राज को मिलान कर नीचे दिए कुछ से सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इधर सूची 1, इधर सूची 2 है। क्या है? चिनकिलीस खां। चिनकिलीस खां कहाँ के थे? हैदराबाद के। और हाँ, मुर्शिद कुली खां ये कहाँ के थे? बंगाल के। शहादत खां कहाँ के थे? अवध के थे। तो राइट आंसर हम क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी से स्थापित की। रिक्त स्थानों को ढाका से कलकत्ता, मुर्शिदाबाद से ढाका, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद। क्या होगा राइट आंसर? तो मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 61 है अली वर्दी खान ने किस वर्ष गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया था? 1738, 1739, 1740, 1750। गिरिया का युद्ध कब हुआ? तो सी 1740 में। तो 62 है बंगाल के नवाब के शासनकाल का सही काल को व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो पहले आपका हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, फिर आपका होगा शुजाउद्दीन,
फिर आपका होगा सरफराज खान, फिर आपका होगा अलीवर्दी खान, तब हो जाएगा आपका सिराजुद्दौला। राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। देख लीजिए, मुर्शिद कुली खान 1700, सुजाउद्दीन 2739, आपका ये कार्य, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बंगाल के किस नवाब ने भू राज बंदोबस्त के जरिए इजारा व्यवस्था प्रारंभ किया? सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान या सिराजुद्दौला? क्या होगा राइट 63 का? बंगाल के किस नवाब ने नए भूरज बंदोबस्त जरिए, तो सी हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। 64 है बंगाल के किस नवाब ने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि पाई? अलीवर्दी, मुर्शिद अली खान, सरफराज खान, सुजाउद्दीन? क्या हो जाएगा? सी सरफराज खान। किसने किया था? सरफराज खान ने। 65 है कथन है ए और कारण पे विचार कर दिए गए कुछ से सही उत्तर। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार के आक्रमण कर उसे अधिकार कर लिया। आर में कह रहा है 7 वर्षीय युद्ध के दौरान फ्रांसी ने अपनी कलकत्ता पे चंद्रनगर की किलाबंदी नहीं गिराई। ए आर दोनों सही है, पर आर एक सही व्याख्या नहीं है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सही है पर आर गलत है, और कथन ए गलत है पर आर सही। तो क्या होगा? कथन ए आपका सही है, आर आपका गलत है। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे? सी करेंगे, क्योंकि कहा गया कि 4 जून 1756 कासिम बाजार पे आक्रमण पे उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 66 है ब्लैक होल की घटना किस तिथि को घटी थी? 12 जून 1756, 16 जून 1756, 17 जून 1756, 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना जो घटी थी, ये आपको बताना है कि किस इसको जन्म थी, ये आपको बताना है। डी हो जाएगा 20 जून 1756। क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 में क्या था? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 12 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 21 अगस्त 1765। ठीक है। इस दिन जो है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 12 अगस्त 1765। ये आपका राइट आंसर है। 68 है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राजदुल्लभ या सैयद गुलाम हुसैन? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान मोहम्मद रजा खान। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69 है 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में सही? पहला है वाडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध। अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वाडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। वाडीवास युद्ध, पलासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वाडीवास युद्ध, पलासी युद्ध। कौन सा आपका सही है? जब 18वीं सदी में भारत में लड़े गए तो पहले अंबर, फिर पलासी, फिर वाडीवास, फिर बक्सर युद्ध। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध, वाडीवास का युद्ध फ्रांसी विरुद्ध और ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध, खुदरा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो है वाडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बी आपकी बिल्कुल राइट हो गया। 71 है निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। निम्नलिखित में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने? डी हो जाएगा मीर कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 72 है
1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ऋषि सबसे पहले निम्नलिखित में किस पर्वतीय जानकी के संपर्क में? गारो, खांसी, कुर्की, टिपरा। 1765 की दीवानी प्रदान करने के बाद ब्रिटिश ने किसके आए थे संपर्क में? बी, खांसी। 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन। अलीनगर की संधि नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में हुई। अंग्रेज ने 1757 में कलकत्ता में अपनी टकसाल स्थापित की। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए फ्रांसीसी ने अंग्रेज के चंद्रनगर छीन लिया। कौन सा आपका असत्य है? तो हो अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए फ्रांसीसी ने, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पर बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। मीर कासिम, मीर जाफर, नवाब पद स्थित था। कौन था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, उस समय कौन था? तो मीर जाफर था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला कार्यकाल जो था वो 1760 में मीर जाफर का, जो बंगाल का नवाब बना था 1757 से 1760। दूसरा था 63 से 65, अंत में बक्सर के युद्ध 1764 समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था। महाराजा रंजीत सिंह के संबंध में उनकी सूची को मिलान करना है। ठीक है, तो महाराजा रंजीत सिंह लाहौर का हुआ था 1799, मुल्तान का 1818, कश्मीर का 1819, पेशावर का 1834। सॉरी, एक मिनट, हमने गलत लगा दिया। लाहौर 1799, मुल्तान का 1818 और कश्मीर का 1834, पेशावर का 1819। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। 76 है, महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि किस तिथि को हुई? ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह और किस तिथि को, ये आपको बताना है। 20 मार्च 1809 में, 20 अप्रैल 1809 में, 25 अप्रैल 1809 में, 20 मई 1809 में। कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। सिख राज के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे, जिनकी मृत्यु लंदन में हुई। चिलियंगाला युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जवाहरलाल डलहौजी था। पंजाब पेश करने के लिए गठित 3 सदस्यीय परिषद अध्यक्ष में हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और चार्ल्स गिनीज सदस्य नियुक्त किए गए थे। कौन सा आपका क्या पूछा? असत्य है। तो सिख राज के अंतिम राजा दिलीप सिंह की उनकी मृत्यु लंदन में, ये आपका गलत है। बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सिख साम्राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह, जिनकी मृत्यु अक्टूबर 1893 में पेरिस फ्रांस में हुई थी, परंतु अस्वस्टी इंग्लैंड में हुई थी। 78 जो है, 78 में देख क्या कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा भारत पर आक्रमण करने और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण था। पहला, वह मराठा द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह को निकालने का बदला लेना चाहता था। दूसरे, जलालुद्दीन के निराश होकर अदीना बेग खान को उन्हें पंजाब पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वह चाहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट पे भुगतान करने के लिए मुगल प्रशासन पर दंडित करना। वह दिल्ली की सीमा तक पहुंचकर उपजाऊ, तो क्या हो जाएगा? वह मराठा द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह को निकालने का बदला लेना चाहता था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का जो है आपका 2 है ये, और कल जो हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट टॉपिक है। आप लोग बीपीएससी के लिए इसको ज़रूर लगाइए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। और सेशन को जितना से जितना शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।